आज हम स्टार्ट करेंगे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट लेसन नंबर 10 एसपी। ठीक है, डिविडेंड का मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। डिविडेंड किसको बोलते हैं? द टर्म डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम विच मीन्स विच इज टू बी डिवाइडेड। जिसको क्या करना है? डिवाइडेड। कौन सा वर्ड है? कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड डिविडेंडम। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी इतना सारा प्रॉफिट कमा रही है, मान लो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, इतना सारा, तो इसमें से पूरा का पूरा प्रॉफिट तो नहीं एज अ डिविडेंड दे देगी ना वो। इसमें से कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को क्या कर रही है वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट टैक्सेस में जाएगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व्स में जाएगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट एक्सपेंसेस के लिए रखा जाएगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट किसी और चीज के लिए रखा जाएगा। लेकिन कंपनी का वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज अ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ इसको एक बार। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड इज अ शेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच, बस इतना याद रखो। कितना? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स। अभी अलग अलग जगह से इसकी डेफिनेशन आई है। ICAI ने भी डेफिनेशन दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डेफिनेशन दिया हुआ है। आप जस्ट मीनिंग देख लो। क्या लिखोगे मीनिंग में? दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। अब इसके बाद जो है फीचर्स ऑफ डिविडेंड, ये आ सकता है 4 नंबर के लिए, और इसमें से छुपे हुए केस स्टडी में भी बनने वाले हैं इसके केस स्टडी छुपे छुपे बनने वाले हैं, तो वो ध्यान से पढ़ना है इसको। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू शेयर होल्डर। पहला फीचर क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर। इसके बाद इट इज पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड किस में से देना है? हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो ही क्या देना है? डिविडेंड। आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही देना है। नंबर 3, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। यानी पेमेंट, जब आप डिविडेंड की पेमेंट दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, तो आप उसमें कोई शर्तें लागू नहीं कर सकते कि डिविडेंड तो देंगे लेकिन उसकी शर्त ये रहेगी। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? इसलिए क्या बोला गया? डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। नंबर 4, कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू शेयर होल्डर्स। किसको देगी? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को दे सकती है, वो भी इक्विटी और प्रेफ। क्या डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं क्या? तो डिविडेंड इज ओनली पेड टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद इफ द कंपनी इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड द टर्म डिविडेंड। अच्छा, ये टॉपिक ये छोड़ दो। यहाँ पे देखो, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। इसका जस्टिफाई बना हुआ है, जो पॉइंट नंबर 6 है इसका जस्टिफाई बना हुआ है। क्या डिविडेंड को आउट ऑफ कैपिटल दे सकते हैं? कैपिटल मतलब जो अपन ने इन्वेस्ट करके रखा है कंपनी में, इसमें से हम लोगों को बिजनेस करना है, क्या उसी में से आप डिविडेंड दे सकते हो क्या? नहीं। तो डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल के जस्टिफाई बन के रखा है पीछे इसका। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला भी देखना। इसके 1-2 नंबर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। ध्यान रखना, रिकमेंड कौन करेगा? रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। अप्रूव कौन करेगा? डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर। लेकिन रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ। रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्लो है ना, बोलने के 2 मिनट बाद तुमको झटका लगता है दिमाग में, उसके बाद आंसर निकलता है। रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का दे सकते हैं क्या? करंट प्रीवियस ईयर का नहीं दे सकते अगर उस साल का एनुअल अकाउंट अप्रूव हो चुका है। उसके बाद डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर क्रिएट अ डेट्स, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। मतलब अगर एक बार शेयर होल्डर्स ने अप्रूव और डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड को, तो उसको अपन वापस उस कदम से हट सकते हैं नहीं। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कंपनी दे देती है डिविडेंड, उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। इसकी भी केस स्टडी बन रखी है। क्या डिविडेंड को कैश के अलावा, कैश या बैंक ऑनलाइन के अलावा किसी और तरीके से दे सकते हैं क्या? नहीं। तो डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। 13, डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। नंबर 14, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल पेड इन एडवांस में डिविडेंड को पे करा जाएगा क्या? नहीं। फटाफट मेरे को 5-6 फीचर बताओ डिविडेंड के। पहला फीचर क्या लिखोगे? इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। फिर पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट, अनकंडीशनल पेमेंट, dividend only paid to equity and preference, and dividend cannot be paid out of capital,
रिकमेंडेड बाय Director. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। अप्रूव्ड वंस, वंस मतलब अगर एक बार अप्रूव और डिक्लेयर हो गया तो इट क्रिएट अ डेट एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड, मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड, टू बी पेड ओनली पेड। मतलब मान लो किसी ने 10,000 के शेयर खरीदा है और उसने उसमें से 5,000 रुपए ही पे किया है, तो पूरे 10,000 पे डिविडेंड देना है कि 5,000 पे 5 पेड अप वैल्यू पे देना है। ओके, नंबर 5 मतलब 10.3 देखते हैं, लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड। अब लीगल प्रोविजन में देखो क्या है, लीगल प्रोविजन ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड भी है, लीगल प्रोविजन ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड भी है, उसके बाद लीगल प्रोविजन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड भी है, और उसके बाद में लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी है। तो क्वेश्चन में देखना क्या पूछ रहा है, 3 चीजों के लीगल प्रोविजंस दिए हैं। कौन कौन 3 चीजों के? सोर्स ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और कौन सा दिया है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो क्वेश्चन किसका बना है एक बार हम देखें क्या? क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस चीज का इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड दिख रहा है क्या? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, और क्या का दिखाई दे रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का बन सकता है, मतलब ठीक है, ध्यान रखना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का बन सकता है, लेकिन हमको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा हमको। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का देखते हैं, ये वाला नहीं, डिक्लेरेशन वाला कहाँ गया? ये वाला 10.3.2 अगर आएगा ये क्वेश्चन तो 8 नंबर के लिए आ सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड लेकिन पढ़ेंगे तो पूरा ही। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लीगल प्रोविजन ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड। सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से दे सकते हैं और कहाँ से दे सकते हैं नहीं। तो लीगल प्रोविजन ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड पहला पढ़ते हैं। कंपनी में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ, देखो कहाँ से दे सकती, करंट प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन करंट प्रॉफिट से कब देंगे? आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान देना, कहाँ से देंगे? आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, लेकिन उसमें से पहले क्या निकल जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन माइनस हो जाना चाहिए और ट्रांसफर टू रिजर्व भी माइनस हो जाना चाहिए। सेकंड, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, किसी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या निकल जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन। फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से भी डिविडेंड दे सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से दे सकते हैं डिविडेंड? करंट प्रॉफिट, लेकिन पहले क्या माइनस होना चाहिए? डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व हो जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। और उसके बाद में मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उससे भी डिविडेंड दिया जा सकता है। अब आगे लिखा है डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। देखो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है वो। क्या आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट डिविडेंड दे सकते हैं? यस, वो बोल रहा है कि यस दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। कैसे रियलाइज हो जाना चाहिए वो? कैश में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड परमिट दिस, आर्टिकल्स में उसकी परमिशन लिखी होनी चाहिए, और अगर वो रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने के बाद भी एज अ प्रॉफिट ही मेंटेन रहता है तब दे सकते हैं। उसके बाद लिखा है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, और डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। फ्री रिजर्व से दे सकते हैं क्या? यस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कैसे उसको डिक्लेयर करना है बहुत ध्यान से देखना है। पहला क्या है? बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले क्या दी जाएगी? बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग में वो लोग क्या करेंगे? डिविडेंड को रिकमेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली रिकमेंड करेंगे, लेकिन अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर। तो बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, क्या उसमें रिकमेंड करेंगे कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा और अमाउंट कितना होगा। बुक क्लोजर डेट फॉर डिविडेंड, कब तक किया जाएगा, उसके बाद कब से देना बंद कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी उनके अप्रूवल के लिए, तो उसकी डेट क्या रहेगी। और बैंक विथ विच सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन, और एक कौन सा बैंक रखे जिसमें एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे जिससे डिविडेंड ट्रांसफर होगा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हो रहा है डिक्लेरेशन के, सबसे पहले क्या हो रहा है? बोर्ड मीटिंग। उसमें उन लोग क्या कर रहे हैं? रिकमेंड करते समय वो ये बातों को भी डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सी बातें? रेट ऑफ डिविडेंड, बुक क्लोजर डेट, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड सेपरेट बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या लेंगे? बोर्ड मीटिंग के बाद किसकी मीटिंग होगी? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। उसमें क्या लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। देखो ध्यान दो, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रही हूँ मैं। डिविडेंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, कौन अप्रूव कर रहा है? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड
देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट नॉट हायर देन दैट। मतलब शेयर होल्डर के पास क्या ऑप्शन है कि वो मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% रिकमेंड किया है तो शेयर होल्डर उसको 8% कर सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना डिक्लेयर किया था 10, उसको वो 12% नहीं कर सकते। वही लिखा था शेयर होल्डर कैन डिक्लेयर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट नॉट द हायर देन दैट। ठीक है, वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। ये तो हमने फीचर में भी पढ़ा था ना, पढ़ता कि नहीं पढ़ता? देखो डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर इट क्रिएटेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। सेम वही पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल में क्या देखा हम लोगों ने? डिविडेंड को कौन अप्रूव करेगा? शेयर होल्डर। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? ऑर्डिनरी। और कौन सी मीटिंग होगी? एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद दे कैन डिक्लेयर लोअर रेट बट नॉट द हायर रेट, और वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट क्रिएट अ डेट एंड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। उसके बाद सेपरेट बैंक अकाउंट्स क्या ओपन करना पड़ेगा? यस, इसमें से इतना लिख सकते हो कि बैंक को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो भी कैसे बैंक में? शेड्यूल्ड बैंक में। कैसे बैंक में? और उसका नाम रहेगा डिविडेंड अकाउंट। क्या नाम रहेगा उसका? और जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिनों के अंदर ये सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए। किसके 5 दिनों के अंदर? जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिनों के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक ओपन हो जाना चाहिए। क्लियर? अब इसमें तो बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन देखो बस 1, 2 और ये सेपरेट बैंक अकाउंट 3 और नंबर 4 प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। कंपनी कौन कौन से केसेस में डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकती? पहला, कंपनी विच हैज फेल्ड टू पे द डिपॉजिट्स, फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट और एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कैन नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन इट्स इक्विटी शेयर। मान लो कंपनी ने क्या करके रखी थी? डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखी थी पब्लिक से। क्या लेके रखी थी? डिपॉजिट। तो वो जब तक के उनके डिपॉजिट का इंटरेस्ट और उनका डिपॉजिट का मनी वापस देती नहीं, तब तक के वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे सकती नहीं। उस समय उसके ऊपर क्या लग जाएगा? प्रोहिबिशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्रोहिबिशन। नंबर 2, नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन। अगर कंपनी ने इन चीजों में डिफॉल्ट कर रखी है तब भी वो डिविडेंड दे सकती नहीं। कौन सी चीजों में डिफॉल्ट कर रखी है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर्स को रिडीम करी नहीं, या फिर उनका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करी नहीं, या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है? उनका पैसा लौटाना। ना तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करी, ना तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर करी, ना ही तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करी। अगर उनने इन सब चीजों का पेमेंट और रिडेम्पशन नहीं किया है तो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, और अगर डिपॉजिट का पैसा लौटाया नहीं तो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते नहीं। क्लियर? तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का कितने पॉइंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने? 4। बोर्ड मीटिंग, उसमें ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। शेयर होल्डर्स मीटिंग, उसमें वो लोग अप्रूव करेंगे, उसके बाद लोअर कर सकते हैं लेकिन अपर ज्यादा नहीं कर सकते, और एक बार अप्रूव हो जाएगा तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। फिर सेपरेट बैंक अकाउंट विदिन टू बी क्रिएटेड विदिन 5 days ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। उसके बाद में कब डिक्लेयर कर सकते नहीं। उसके बाद डायरेक्टली मैंने ये वाला टॉपिक छोड़ दे रही हूँ, मैं सीधे इस टॉपिक पे आ जा रही हूँ, अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। कभी कभी ना इसका पूछ लेता है अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड क्या होता है। अनपेड मतलब जिसको पे किया गया नहीं, और अनक्लेम्ड मतलब क्या होता है अयाज? जिसको किसी ने क्लेम ही नहीं किया। डिविडेंड तो ड्यू हो चुका था लेकिन किसी ने उसको क्लेम ही किया नहीं। उसके लिए क्या प्रोविजंस बना के रखी कंपनी एक्ट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, फटाफट देखेंगे इसको। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड एज अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। वो भी कितने दिनों के अंदर अनक्लेम्ड और अनपेड है? 30 दिन के अंदर। इट इज टर्म्ड एज अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। फॉलोइंग ऑल द रूल्स, इसके लिए ये वाले उसके लिए क्या है? रूल्स है। देखते हैं क्या रूल्स है। पहला, द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन इन द शेड्यूल बैंक बाय अ कंपनी। ये जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड रह गया, मतलब भैया कंपनी तो देने को तैयार बैठी लेकिन लेने के लिए कोई किसी ने भी हाथ ऊपर किया नहीं, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा? डिविडेंड अकाउंट। वो भी कौन से बैंक में? शेड्यूल्ड बैंक में। पहला हो गया पॉइंट, याद रखना है, मैं पूरे पॉइंट पूछूंगी खत्म होने के बाद। नंबर 2, दिस ट्रांसफर शुड बी डन विदिन द 7 days, within the 7 days of the end of 30 days of within which the payment was to be made। मतलब कि जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड क्या हुआ? डिक्लेयर हुआ, उसके 37 days के अंदर वो कहाँ चले जाना चाहिए? उस बैंक अकाउंट में चले जाना चाहिए। देखो 30 दिन का समय तो अपन ने दिया था, बराबर है।
30 दिन का समय अपन ने दिया था, 30 दिन के अंदर अंदर आप भैया डिविडेंड हमसे ले लो, लेकिन 30 दिन हो गए, 30 दिन होने के बाद 7 दिन और हो गए, टोटल कितने दिन हो गए? 37 डेज हो गए डेट ऑफ डिक्लेरेशन को, लेकिन अभी तक के किसी ने हमसे मांगा नहीं, किसी ने क्लेम किया नहीं, तो 37 डेज के अंदर ये हो जाना चाहिए ट्रांसफर। क्लियर? पहले पॉइंट में क्या था कि ट्रांसफर होना चाहिए सेपरेट बैंक अकाउंट में, दूसरे पॉइंट ये में ये है कि कितने दिनों में होना चाहिए, कितने दिनों में होना चाहिए? 37 डेज ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नंबर 3, विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट इट ऑन कंपनीज वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटमेंट विच इज शोन विच शो द नेम, लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड। अच्छा, जैसे ही वो ट्रांसफर हो गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, उसके 90 दिनों के अंदर, ध्यान देना, जैसे ही वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, उसके 90 दिनों के अंदर कंपनी को ये सारी बातें कंपनी के वेबसाइट में डालना पड़ेगा कि इसका नाम क्या था, उसका लास्ट में जो एड्रेस, हमको लास्ट नोन एड्रेस क्या था, और उसका अमाउंट कितना पेबल है, वो सब, ये सब कहाँ डालना पड़ेगा? कंपनी की वेबसाइट में और एनी अदर वेबसाइट में। ठीक है। नंबर डी, any claimant to the unpaid dividend account may apply to the company for the payment of the money claimed। अब जो अगर क्लेमेंट होगा, किसको होश आया अभी नहीं यार मेरे को तो चाहिए था ये डिविडेंड ड्यू हो चुका, मैंने अभी तक उठाया नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। ई नंबर का देखते हैं, एनी अमाउंट इन द अनपेड, इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा, any amount in the unpaid dividend account of a company which remains unpaid and unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company to the Investor Education and Protection Fund, IEPF, Investor Education Protection Fund। अगर 7 साल तक के वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है, कितने साल तक के? 7 साल तक के भी क्लेम नहीं किया, तो 7वें साल के बाद में वो कहाँ चले जाएगा? ये वाले फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। नंबर एफ, द क्लेमेंट ऑफ द मनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसको पूरी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसको अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड मिलेगा। तो ये फॉलोइंग आर द प्रोविजंस। पहले पॉइंट में क्या लिखा था कि वो कहाँ जाना चाहिए? शेड्यूल बैंक में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दूसरा लिखा था कि वो ट्रांसफर कितने दिन में होना चाहिए? 37 डेज में। तीसरे में लिखा था ट्रांसफर होके 90 ट्रांसफर कर दिया अपन ने, उसके बाद 90 दिन के अंदर ही अंदर क्या करना पड़ेगा? कंपनी के वेबसाइट पर नाम, अमाउंट और उसका एड्रेस हमको मेंशन करना पड़ेगा, कंपनी की वेबसाइट में डालना पड़ेगा। उसके बाद में किसी को अगर होश आता है तो वो क्लेम कर सकता है। अगर 7 साल तक पड़ा है उस अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में, अभी भी होश नहीं आया, तो वो कहाँ चले जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाएगा। उसके बाद अगर होश आता है तो बहुत लंबी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। अभी के लिए इसको ऑफ करते हैं, बाकी का हम लोग थोड़ी ब्रेक के बाद देखते हैं।